नमस्कार साथियों। तो क्या आप पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद इन सभी के बीच अंतर जानते हैं? क्या आपको पता है कि संवैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग और नियामक आयोग इनमें क्या अंतर होता है? और ऐसे ही कई अन्य छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं इकोनॉमी की जो दूसरी क्लास है वो लेकर आपके सामने आया हूँ। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था व उसके प्रकार, धन भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही पेन पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता रखी हैं नोट डाउन करिए, मगअप करिए। हाँ, सबसे पहले मैं जो पिछली क्लास थी उसमें कुछ चीज़ें मतलब छूट गई थी। हाँ, मैं उनके बारे में अगर आपको बताऊँ तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला लिखा रखा था आपको। अगर आपको ध्यान है पिछले नोट्स तो आप उन्हें खोलिए। मैंने एक ये वाला फॉर्मूला बता रखा था, ये जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बराबर जीएनपी वाला ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, जो पहले वाला है। तो आपको ये अगर पूरा लिखोगे तो आपको सीधे समझ नहीं आएगा ना, अगर रिवाइज करोगे तो। इसलिए मैंने इसको दो फॉर्मूलाज में ब्रेक डाउन कर रखा है, इसलिए आप ये वाले फॉर्मूला ही याद करिएगा। तो जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बराबर जीएनपी, हमें पता था ये, ऐसे लिखिए। फिर दूसरा लिखिए जीएनपी माइनस घिसावट बराबर एनएनपी, ये हो गया। और वही अगर अगली क्लास की बात करूं मैं, पिछली क्लास की, तो उसमें मैंने एक चीज़ ये बता रखी थी कि जो बाजार लागत का फॉर्मूला बता रखा था, आपको बताया था ना बाजार लागत का फॉर्मूला, कि जिसमें से हम अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे, सब्सिडी घटाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे कि कारक लागत का फॉर्मूला भी बता दीजिए। अरे भाई, कारक लागत का फॉर्मूला आप खुद ही निकाल सकते हैं ना। अगर कारक लागत ये है ना, अब आपको ये निकालना है तो इसको यहाँ भेजिए, इसको भी यहाँ भेजिए, तो क्या होगा फॉर्मूला? बाजार लागत तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ अप्रत्यक्ष कर ऊपर में धन में है तो यहाँ ऋण में जुड़ जाएगा। स्थानांतरण कर रहे हैं ना हम लोग, ये तो बेसिक चीज़ है यार। फिर सब्सिडी जुड़ जाएगी। चलो, आपको समझ नहीं आया तो मैंने ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया। तो ये बातें तो रही पिछली क्लास की। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो मतलब मेरे ख्याल से अच्छे बना रखे हैं, मतलब कि आपको आसानी से समझ आ जाए, ऐसे बना रखे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है वो ये कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा अगर समझने, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है ना, तो समझते हैं कि अगर साधारण शब्दों में कहें तो जो मानव की हर गतिविधि जिसमें भी मुद्रा शामिल होती है, यानी जिसमें भी धन पैसे वाली चीज शामिल होती है ना, वो आर्थिक गतिविधि ही है मतलब। और उसी का जो अध्ययन होता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो कोई मतलब इतना डिफिकल्ट परिभाषा नहीं थी। जहां मुद्रा शामिल होगी वो आर्थिक गतिविधि और उसका अध्ययन अर्थशास्त्र। अब आते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, अगर कोई देश है ना, उसके भीतर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जैसे कुछ उत्पादन हो रहा है, फिर हम उसको कुछ मॉडिफाई करके दूसरा सामान बना रहे हैं, यानी विनिर्माण कर रहे हैं, फिर लोग उसका कंजप्शन भी कर रहे हैं, यानी उपभोग भी कर रहे हैं, तो यही व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब कोई अर्थव्यवस्था उसके रूप और आकार के अनुसार कोई विकसित होगी, कोई विकासशील होगी, कोई अल्प विकसित होगी। जैसे इंडिया का मैंने बताया था, इंडिया की अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था है, अर्थव्यवस्था है, मतलब अभी वो ग्रो कर रही है। ऐसे ही लेकिन अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जो बाजार मॉडल है ना, उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। मैंने बता रखा है अर्थव्यवस्था के 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले है बाजार अर्थव्यवस्था, फिर है गैर बाजार अर्थव्यवस्था, फिर होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच में जो अंतर होता है वो भी हम जानेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है जहां मतलब पूंजी का ही खेल रहता है, मतलब कि सरकार का नियंत्रण कम होगा, मतलब नहीं होगा। जो भी पूंजी कराएगी वही बाजार के अनुसार चलते रहेगा। अभी मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ही समझते हैं, जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें इसका उद्भव की बात करें, मतलब इसकी शुरुआत हम मानते हैं जो एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में आई थी ये पुस्तक। यहीं से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास मानते हैं। इसमें होता क्या है, जो सरकार का नियंत्रण होता है वो होता ही नहीं है। मतलब सरकार कहती है जो बाजार करेगा हम वो ही देख लेंगे, मतलब हम अपनी तरफ से कोई भी मतलब रोक टोक नहीं लगाएंगे। अब बाजार शक्ति पर ही निर्भर तो रहती है। बाजार शक्ति का तात्पर्य होता क्या है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता हो बाजार शक्ति में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। बाजार शक्ति में 2 चीजें शामिल होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। यही पूरी इकोनॉमिक्स का खेल है। आपको ये 2 चीजें समझ आएगी मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ही समझ आएगी। जिस चीज की मांग होगी और मतलब जितनी मांग होगी उतनी ही आपूर्ति होगी, तो बैलेंस बना रहेगा।
मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और मतलब मांग कम है, सामान ज़्यादा आ गया तो कीमतें बहुत नीचे समझ आ जाएंगी। कितनी सिंपल बात है। नहीं, तीनों चीज़ें देखिए, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति है तो बराबर चल रहा है। अगर मांग ज़्यादा है, सामान कम आ रहा है तो कीमत बढ़ जाएगी, और है सामान ज़्यादा आ गया तो कीमतें घट जाएंगी। समझ गए आप? यह था बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था कहते हैं इसे, कैपिटलिस्ट। जैसे हम पहले यूरोपियन कंट्री पढ़ते थे ना, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही मॉडल पर चलती हैं, अभी भी बसरते चलते हैं कहते हैं, लेकिन फिर भी अभी वहाँ कुछ ना कुछ समाजवादी तत्व आ गया है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ वो भी चल रही है। अब जो दूसरा टॉपिक मतलब अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है वो होती है गैर बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्र सरकार मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है ना, वह सभी चीज़ों को नियंत्रित करती है। यानी कहाँ पैसा जाएगा, कर कितने लगाए जाएंगे, सब्सिडी क्या होगी, टैक्स के जो भी नियम होंगे वो क्या होंगे, ये सभी सरकार तय करेगी। और मतलब जैसे टमाटर की सप्लाई कम भी है ना, फिर भी जो कीमतें होंगी वो एक लिमिट से आगे बढ़ेंगी नहीं, ऐसा कह देगी सरकार, तो कीमतें वहाँ स्थिर रहती हैं। मतलब जो सरकार चाहेगी वो होगा। तो इसमें क्या होता है, इसका एक अन्य नाम है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो सिंपल है ना, मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा ही नियोजित करी जा रही है वह केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कार्ल मार्क्स के बारे में सुना है तो वो क्या कहता है कि हम सबसे पहले पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ेंगे, फिर समाजवाद से साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे। ये तीनों क्या है शब्द मैं अभी बताऊंगा इन्हें भी। तो कार्ल मार्क्स सीधे कहते हैं कि राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, सब में समान वितरण हो, जो संसाधन है वो गरीब अमीर की जो खाई है ना वो सभी में समान हो, बटी रहे। फिर कार्ल मार्क्स के विचार तो अपने अलग हैं ही, वो भी अगर कभी मतलब ऐसे ही टॉपिक्स के दौरान हम थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे, आप ध्यान से सुनिए तो आपकी समझ भी जरूर बढ़ेगी। फिर इसमें क्या कहते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां होती है ना उसमें संसाधनों, आर्थिक जो भी गतिविधियां हो रही हैं और जो भी संसाधन हैं, जो भी खनिज हैं, ऑयल है, वनस्पति है, जो भी, उन पर सरकार का ही नियंत्रण होगा। वो जो चाहेगी जैसे चाहेगी उन्हें उपयोग करेगी। और यह सिद्धांत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि जो गरीब है उसे भी कुछ ना कुछ मिले, जो अमीर है और गरीब है दोनों बराबर स्थिति में आ पाए और सभी के लिए समान नीतियां हों, यह होती है सामाजिक न्याय। तो कभी भी यह क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक न्याय को कौन सी अर्थव्यवस्था का प्रकार सुनिश्चित करता है, तो जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, वो इसको सुनिश्चित करती है। इतना समझे। अब जो अर्थव्यवस्था का तीसरा प्रकार है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है, देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां दोनों चीजें शामिल होंगी। इसमें कुछ चीजें बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली, कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली। मतलब जैसे हमने पूंजीवादी में पढ़ा कि सरकार का कोई रोल नहीं, जो निजी क्षेत्र है वो ही अपना काम करेगा। तो और समाजवादी में जहां केंद्र ही केंद्र काम करेगा। मिश्रित में क्या होगा, कुछ देखिए, कुछ चीजें तो सरकार नियंत्रित करेगी, कुछ चीजें सरकार नियंत्रित करेगी और कुछ निजी क्षेत्र करेगा। मतलब जो महत्वपूर्ण नियम होंगे वो केंद्र सरकार बना लेगी, फिर बाकी जो भी काम करना होगा वो निजी क्षेत्र करते रहेगा, यानी बाजार शक्तियां करते रहेंगी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं, बस इतना ही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बता भी रखा है आपको कि जो कम सरकारी नियंत्रण के साथ बाजार शक्ति द्वारा संचालित है यह अर्थव्यवस्था, सरकार व निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। तो मतलब इतना बेसिक ही है ना, आप अगर अच्छे से करेंगे तो समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है। अब आई बात कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। फिर तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य समझ के, यहाँ केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य मतलब जो निजी क्षेत्र है वो भी काम करता है। केंद्र सरकार कुछ नियम बना देगी, कहेगी कि चलो इस नियम को तोड़ना मत और आप कुछ जो करना है वो करिए। ठीक है, समझ आ गई। भारतीय अवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर मैंने यहाँ पर एक फैक्ट लिख रखा है, कभी भी आ सकता है फैक्ट, की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, WEF, उसके द्वारा एक ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव नामक एक पहल चलाई जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जो भी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना उसका बिजनेस मॉडल क्या है और उसका मूल्यांकन करना। क्योंकि अगर हम सब चीजें बाजार पर छोड़ देंगे तो गरीब तो फिर गरीब ही रह जाएगा, अमीर अमीर बनते जाएगा। तो क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सही है, यह चेक करने के लिए ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को लागू किया गया है। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ये पहल चला रही है। और वैसे अगर हम जाने ना तो कोई भी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरफ से पूंजीवादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि यार गरीब तो सभी देशों में होंगे, कुछ ना कुछ काम तो वो उनके लिए भी करेंगे ही ना। तो और कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें रेगुलेट करनी पड़ेंगी। तो कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से पूंजीवादी तो नहीं ही हो सकती, मतलब। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था आपको समझ आ गई होंगी। अब
मैंने 3 शब्द लिख रखे हैं यहाँ पर, पूंजीवाद कैपिटलिज्म, समाजवाद सोशलिज्म, साम्यवाद कम्युनिज्म। आप अगर ये शब्द भी समझेंगे ना तो मतलब कभी भी आपको एग्जाम में मतलब ऐसे शब्द मिलेंगे तो आप एग्जाम मतलब नहीं भी पढ़ा होगा तो फिर भी टैकल कर पाएंगे। यही होता है अतिरिक्त ज्ञान की, जब पढ़ते हो केवल मतलब वो पढ़िए ही, समझिए भी ना चीज़ों को। और मैं अपने लेक्चर्स में जरूर आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें जरूर बताते रहूँगा जो मतलब आपके काम आने वाली होंगी, ठीक है। तो पूंजीवाद का तात्पर्य तो अभी तक हम लोग पूरी रामकथा सुनी रखे हैं ऊपर की, जो बाजार द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब पूरी तरह से बाजार नियंत्रित करेगा। जैसे कोई अंबानी है ना, वो अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो कितना ही धन कमाए, कोई मतलब नहीं कि कमाते जा तू। और गरीब अगर काम नहीं कर पा रहा तो गरीब है वो, उसका भी कोई रोल नहीं, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा वाला हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और कहता है समाजवाद ये कहता है कि आप जितना भी कमाओगे उसको राज्य नियंत्रित करेगा। आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो और सबसे गरीब के पास 1 ही रुपये है तो आपके 50 रुपये हम उसको दे देंगे, हम समानता स्थापित करेंगे। यह है सोशलिज्म। इतना सोशलिज्म हुआ। इससे भी ऊपर एक चीज आती है कम्युनिज्म, साम्यवाद। इसका तात्पर्य होता है कोई भी अब राज्य जैसी कोई चीज होगी नहीं, मतलब गवर्नमेंट जैसी कोई भी चीज होगी नहीं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई कि सब समान लेवल पर आ गए हैं। अगर किसी के पास ज्यादा आ रहा है, किसी के पास कम आ रहा है तो वो बराबर हो जाएंगे। मतलब पूंजीवाद कोई गरीब अमीर जितना करना चाहे करेगा। समाजवाद राज्य होगा, गरीब से अमीर से लेकर गरीब को देगा। कम्युनिज्म कोई राज्य होगा ही नहीं, क्योंकि समाज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि सब बराबर हो गए हैं। तो ठीक है, कभी भी पूछते हैं कि कौन सा जो मतलब एक विचार है जो सरकार के अस्तित्व को नकार देता है, तो वो है साम्यवाद। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। इतना हुआ। अब ये मतलब फैक्ट वाली चीजें आ रही है। हाँ, मतलब आपको ये नोट डाउन करनी है और लिखनी, क्योंकि समझने वाला इसमें ज्यादा कोई खेल नहीं है। तो इसमें हम पढ़ते हैं भारत में आर्थिक योजना 2 हैं, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व और एक स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता से पूरी क्रोनोलॉजी में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही रखे हैं, नोट डाउन करिए, मगअप करिए। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 1909 में 1909 में एक गांधी जी की हिंद स्वराज्य नामक एक पुस्तक आई थी 1909 में। उसमें आपको पता है गांधी जी के विचार क्या थे। वो उद्योग और जो मशीनीकरण है ना उसका घोर विरोध करते थे और कहते थे कि खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करते थे। तो आप ये विचार भी समझिए, आइडियोलॉजी समझेंगे तो क्वेश्चन आपको करने में मदद होगी। गांधी जी जैसे हम पढ़ते हैं स्वराज की बात करते थे, ग्राम पंचायतों की बात करते थे कि जो सशक्तिकरण हो गांव के लेवल से हो, तो वो ये उनके विचार थे। फिर 1934 में 1934 में एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे, आपने कभी पढ़ा हो तो, मैसूर प्रांत में थे शायद, हाँ मैसूर का जो राजा था उनके ही दरबार में। उन्होंने एक द प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। मेरे ख्याल से ये 10 वर्षीय थी। मतलब इन्होंने इसमें एक फॉर्म सेटअप करने का प्रयास किया कि आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, ये हुआ। उसके बाद 1938 में आए, जब हम पढ़ते हैं कि हरिपुरा सेशन पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उसके कारण यह कार्यान्वित ही नहीं हो पाए। फिर भी आप ये याद करिए। फिर 1934 में एक बॉम्बे प्लान आता है, जो 8 उद्योगपति होते हैं ना, JRD टाटा, बिरला, इन सभी के साथ मिलकर एक बॉम्बे प्लान आता है। फिर ये केवल रटने वाली चीजें हैं, मतलब कोई इसलिए मतलब खाली मैंने लिख रखे हैं, आप याद करिए इन्हें। फिर 1944 में एक श्रीमन नारायण अग्रवाल हैं, वो लाते हैं गांधीवादी योजना। मतलब वही गांधी जी के विचारों पर, मतलब ये क्या करेगी, उद्योग और मशीनों को नकारेगी, कुटीर उद्योग, ग्राम पंचायतों से विकास, स्वनिर्भरता, स्वराज, इन सभी, सर्वोदय, इन सभी चीजों को बढ़ावा देगी। ठीक है। फिर 1945 में MN रॉय आते हैं, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, जो मानवेंद्र नाथ रॉय है ना, ये जो मतलब जो रशिया के समाजवाद थे उससे बहुत प्रभावित थे ये। तो उन्होंने एक पीपुल्स प्लान लाए थे। पीपुल्स प्लान का मतलब वही समझिए, जो लोगों के लिए, मतलब जैसे वही लोगों को मजबूत करे जो, तो जन योजना वो लाए थे। उसके बाद 1950s आता है, इसमें आते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण, JP कहते हैं जिन्हें, फिर बाद में तो इनकी कहानी सुनी होगी आपने। ये लाते हैं एक सर्वोदय प्लान। सर्वोदय मतलब सभी का उदय हो सके। ये सभी गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित है, यानी जो सबसे कमजोर आदमी है ना उसका उत्थान हो सके, इस बात पर बल देते थे। इतना हुआ। फिर अब आर्थिक योजना और उसका विकास पढ़ते हैं हम लोग। जो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं ना, इतने बेहतर बनाए कि आपको मतलब रिवाइज करने में बहुत ही आसान होगा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मार्च 1950 में रूस के विचारों से प्रभावित होकर हमने एक योजना आयोग बनाई। जो जवाहरलाल नेहरू इस दौरान प्रधानमंत्री थे और वह रूस का जो समाजवाद का मॉडल था ना उससे बहुत प्रभावित थे, और सोशलिज्म की ओर ही जवाहरलाल नेहरू का फेवर था।
तो आप समझ पा रहे होंगे अगर मैं सोशलिज्म कह रहा हूँ तो उसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो इतना हुआ। फिर 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना आती है। ये जो पंचवर्षीय योजना है ये रूस से ही प्रभावित है। हाँ, ये हुआ। 1952 में एक राष्ट्रीय विकास परिषद आती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या करती है, जो मतलब ये पंचवर्षीय योजना होती है, इनका रिव्यू और कैसे आगे इन्हें बेहतर करें उस पर विचार करती है। फिर ऐसे चलते 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 पंचवर्षीय योजनाएं चलेंगी। फिर 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है, वो योजना आयोग को ही बंद कर देती है। मतलब अब ये पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आएंगी, ये हम ये नहीं चलाएंगे आगे कहती है। फिर जनवरी 1950 में वो एक नीति आयोग स्थापित करती है। उसके बाद जो भी काम करती है वो नीति आयोग ही करेगी, और वो आगे कैसे काम करेगी हम आगे के लेक्चर्स में उसे देखेंगे। तो इतना मतलब समझ आ ही रहा होगा आपको, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नोट मैंने लगा रखा है, ये नोट आपको समझ में मतलब समझना है बहुत अच्छे से। नोट ये कहता है कि जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जो ये नीति आयोग है, ये कोई भी संवैधानिक या वैधानिक नहीं है। हाँ, ये अब आपको मैं समझाता हूँ संवैधानिक क्या होता है। संवैधानिक का तात्पर्य है अगर उसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो वो है संवैधानिक। तो इनमें से किसी का भी उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी कोई आर्टिकल पढ़ा है आपने कि योजना आयोग का आर्टिकल ये है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना, तो ये संवैधानिक नहीं। वैधानिक का तात्पर्य यह है कि सरकार संसद द्वारा एक कानून पारित करे फिर कोई चीज बनाए, तो वो वैधानिक होता है। तो इन तीनों में से कोई भी सरकार ने ऐसे कानून पारित करके नहीं बनाए। जैसे हम मानवाधिकार परिषद पढ़ते हैं ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके लिए सरकार ने 1993 में एक एक्ट पारित किया, तो वो एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी के लिए भी कानून पारित नहीं हुआ, तो ये कोई भी वैधानिक आयोग नहीं है। ये मतलब सरकार ने ऐसे ही कोई नियम कानून लागू करके बना दिए, तो ये न संवैधानिक है न वैधानिक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको एक छोटा सा रिव्यू देने का प्रयास किया, आपको मतलब समझने में अच्छा लगेगा ये मेरे ख्याल से। मैंने क्या किया है, जो भी ये योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है ना, उसको मतलब एक खाली हायरार्की में मतलब एक क्रम में सेट किया है। इनके भीतर की डिटेलिंग तो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसमें मैंने क्या किया है, एक छोटी सी मतलब फ्लो चार्ट सा ड्रॉ करने का प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 तक बना। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 56 से 61 तक बना। आपको एक सन भी याद होनी चाहिए क्योंकि कहाँ पर फिर बीच में हॉलीडे आ जाता है, प्लानिंग हॉलीडे। थर्ड पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक। फिर जो अगली पंचवर्षीय योजना है ना, वो नहीं आती है 3 साल के लिए, क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल हो गई थी, तो हमने यहाँ पर योजना अवकाश लिया 3 वर्षों का, 66 से लेकर 69 तक। ठीक है, अब फिर हम आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 5 ईयर प्लान वही फिर 5 साल के लिए 69 से 74 तक। समझ में आया? फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है, जो इंदिरा की सरकार है ना, इंदिरा गांधी की, वही चल रही है अभी, 74 से लेकर 78 तक। अब देखिए 5 साल का होना तो 79 तक चाहिए था इसे, लेकिन 78 तक ही है, क्योंकि ये पूरी नहीं हुई। क्योंकि 78 में ही 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, पीएम मोरारजी देसाई सरकार में आ गए थे। वो कहते हैं हम ये 5-5 साल वाली हवाबाजी नहीं करेंगे। ये क्या है 5-5 वाला कि इतना लंबा चलेगा, फिर प्लानिंग पूरी भूस हो जाती है सब। हम रोलिंग प्लान बनाएंगे, ईयर वाइज प्लान बनाएंगे और उन्हें अचीव करेंगे। तो समझ में आया? वो कहते हैं फिर उन्होंने 2 रोलिंग प्लान बनाए, सन 78 और 80 के बीच में 2 रोलिंग प्लान उन्हें बनाए थे। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। फिर ऐसे ही करते करते और पंचवर्षीय योजना आएंगी, आगे पढ़ेंगे हम। फिर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 2017 तक के बीच में आती है ना, वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, लेकिन वो पूरी ही नहीं हो पाती, क्योंकि 2014 में फिर मोदी गवर्नमेंट बन जाती है। उन्होंने वही योजना आयोग को निरस्त किया, नीति आयोग बनाया। उसके बाद नीति आयोग ही प्लानिंग करता है, ये 3 योजनाएं बनाता है। एक 15 वर्षीय एजेंडा बनाता है, एक सप्तवर्षीय एजेंडा बनाता है, एक 3 वर्षीय त्वरित एजेंडा बनाता है। तो ये बातें हम अगली क्लासेज में सीखते ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कक्षा मतलब जरूर ही आपको शायद मदद करी होगी। आपके फीडबैक भी अच्छे हैं, मतलब आप कम ही लोग भी देखेंगे ना, मैं जरूर डालते रहूँगा, लेकिन अगर कुछ फ़ायदा हो ना आपको, क्योंकि और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा होगा ही। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।